नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर में। इस बेहद खास सीरीज में बात करते हैं करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस जो न केवल यूपीएससी के लिए आवश्यक है बल्कि जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम हैं उन सभी के लिए, टीचिंग एग्जाम, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और इसके साथ साथ पुलिस, यानी जितने भी आपके वो एग्जाम हैं जिसमें आपको फैक्ट्स करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उन सबको ये कवर करता है। ये ना केवल कवर करता है बल्कि हम विश्लेषण करता है, जिससे आप उन करंट अफेयर के पीछे के कॉन्सेप्ट को, उनके बारे में और क्यों हो रहे हैं उनके बारे में आप जान सकें। तो इसी तरीके की और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर के साथ। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख पाएं। यदि आप हमारे चैनल पर पुराने हैं तो चैनल के डिजिटल ग्रोथ के लिए आप इसको अपने नियर वंस के साथ, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर करिए, उनसे सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि ये न केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कवर करते हैं बल्कि आपकी दैनिक रोजमर्रा जीवन में होने वाली घटनाओं, उनके पीछे निहितार्थ और क्या रीजन रहे हैं उन सब के बारे में आपको बताते हैं। तो आपको इसमें फिर अपने आसपास होने वाली घटनाओं, विश्व में क्या चल रहा है, संसार में हो क्या रहा है, उसके बारे में आपको नॉलेज मिलेगी। तो आइए इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर। सबसे पहले मैंने जो पिक ली है कोई मैंने ऐसे नहीं लगा दी, क्योंकि आज है 16 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को प्रतिवर्ष इंटरनेशनल फूड डे अर्थात अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो आज भी लोग ज़्यादातर मौत हो रही भुखमरी से हो रही है, या अफ्रीकन देश हैं या भारत है या एशिया के जितने भी देश हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया है, पश्चिमी एशिया है, तो वहाँ पर भी आज भी क्या है, दो वक्त का निवाला सबके लिए अभी ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत बड़ा चिंता का सबब और रीजन बना हुआ है। तो हम कोशिश करें कि अपने खाने को बर्बाद ना करें, जिससे क्या होगा, कहीं ना कहीं हम जो लोग जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है उन तक खाद्य आपूर्ति को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर हैं क्या। विश्व बैंक ने सितंबर के मध्य घोषणा की है कि उसके द्वारा जारी की गई अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को प्रकाशन बंद करने के लिए तैयार है। तो देखेंगे आखिर इतनी बड़ी संस्था और क्यों चाहती है उतने बड़ा पब्लिकेशन को बंद करना। G7 के वित्त नेताओं ने केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं के लिए दिशा निर्देश निर्धारित कर दिए हैं। हांगकांग विश्वविद्यालय ने तियानमेन स्क्वायर नरसंहार प्रतिमा, जिसे शर्म की प्रतिमा का स्तंभ भी कहा जाता है, को हटाने का आदेश दिया है। जबकि चीन की 1989 की कार्रवाई में मारे गए प्रदर्शनकारियों की स्मृति में इसको बनाया गया था और चीन ने आज तक उसे कभी स्वीकार नहीं किया है, वो उसकी गलती है। बीएसएफ अर्थात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अर्थात सीमा सुरक्षा बल का क्षेत्राधिकार बढ़ा दिया गया है। इसको लेकर कई राज्यों में हड़कंप मचा हुआ है, मतलब काफी वहां पे दिक्कतें हो रही हैं, राज्य इनका विरोध कर रहे हैं। तो देखिए सब चीजें हैं क्या। सबसे पहले उन टॉपिक को देखते हैं जो यूपीएससी के सामान्य अध्ययन पेपर 2 से लिंक है, और टॉपिक है वर्ल्ड बैंक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। अगर आपसे कहीं पर क्वेश्चन आता है महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियां, उनके मंच कैसे हैं, उनकी संरचना कैसी है, उनके जनादेश कैसे हैं, और उसके बारे में क्वेश्चन आता है तो वहां से कवर किया जाएगा। तो यहाँ से एक नंबर सीधा बनता है। यूपीएससी तक में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि भले ही बंद कर रहा हो लेकिन क्योंकि ये आप इस टाइम चर्चा में पूछ सकता है कि वर्ल्ड बैंक द्वारा निम्न में से कौन सा सूची तैयार या रिपोर्ट प्रकाशित की जाती थी, तो उसमें एक आंसर होगा आपका डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, जिसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कहा गया है। और इसके लिए देश ने काफी कोशिश की और हमें सुधार हुआ है और हम 77वें रैंक में आ चुके थे। तो आपको पता चाहिए वर्ल्ड बैंक द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी की जाती है। अब उस वर्ल्ड बैंक ने निर्णय लिया है कि वो इस रिपोर्ट को जारी नहीं करेगा। तो ऐसा उसने क्यों कहा है, क्योंकि यह घोषणा उसने एक स्वतंत्र जांच के आधार पर की है, जिसमें कथित तौर पर ऐसा कहा गया है कि इसमें जो यूज होने वाले डाटा हैं उनकी अनियमितताओं उसने पाई हैं, जो कि वर्ष 2018 200 और वर्ष 2020 की रिपोर्टिंग में विचलित थी। तो उन डाटा गलत तरीके से लिए गए हैं, इसलिए वो उनकी प्रश्नचिन्ह लग गया इस रिपोर्ट के ऊपर। तो क्या वो वर्ल्ड बैंक चाह रहा है उसको बंद करे। आखिर देखें मुद्दा हुआ क्या है कि अगस्त 2020 में विश्व बैंक ने डाटा में बदलाव के संबंध में कई अनियमितताओं की रिपोर्ट के बाद डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन पर रोक लगा दिया था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में जो अनियमितताएं थी वो प्रमुखतः 4 देशों द्वारा प्रभावित थी: चीन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अजरबैजान। तो 2017 में ऐसा आरोप है कि चीन की रैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो थी उस टाइम पे क्रिस्टालिना जॉर्जीवा सहित शीर्ष बैंक अधिकारियों द्वारा डेटा अनियमितताओं की जांच में अनुचित दबाव का हवाला दिया गया है। इसने पूर्व बैंक कर्मचारियों और बोर्ड के अधिकारियों के जुड़े नैतिक मामलों को भी उठाया है कि उन्होंने सही तरीके से तथ्यों को प्रकाशित नहीं किया है। तो आगे देखें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट क्या मायने रखती है। तो इसमें होता क्या, वर्ल्ड बैंक की जो ये वार्षिक रिपोर्ट है सालाना निकलती है, जिसमें क्या होता है, कई देश, विशेष रूप से ऐसे देश जो विकासशील अवस्था में और लगातार अपने आप को डेवलप करते जा रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर तो कौन से इन देशों में अगर कोई बाहर वाला इंसान अगर कोई व्यवसाय खोलना चाहता है या वहां पर अपना कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो देखना चाहता है कि यहाँ पर उनको ये चीजें संचालित करना कितना आसान है। इस आधार पर अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग जारी करके इन्वेस्टर के निर्णयों में बहुत प्रभावित किया इसने, कि अगर वो दिखा देगा कि यहाँ पर आसान है तो इन्वेस्टर वहां पे उस देश में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करने की
अपनी मंशा ज़ाहिर करते हैं और वही डाटा अगर गलत है कि स्थितियाँ वैसी नहीं हुई जैसी दिखाई जा रही हैं, तो उसमें क्या होगा, तो दिक्कतें आ जाएँगी। लेकिन जब रिपोर्ट निवेशकों के बीच बेहद लोकप्रिय हो गई थी, तो इस कार्यप्रणाली को लेकर कई सरकारों द्वारा इसकी भारी आलोचना भी की गई, क्योंकि कई सरकारों के जो नेता हैं, उनको ये कहना है कि ये जो रिपोर्ट में दिखा रही है, इसके इतर ज़मीन पर वास्तविकताएँ कुछ और हैं और इसको लेकर इसमें ये क्या हुआ है कि इसमें प्रभाव पड़ा हुआ है। तो रिपोर्ट अगर देखें तो क्या प्रदान करती है, तो प्रत्येक वर्ष जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट है, वो क्या करती है, एक पूरे वर्ल्ड के जितने देश हैं उनका रैंकिंग मैप तैयार करती है, जिसमें क्या और कितने से लेकर एक देश ने कई बड़े और छोटे मानदंडों पर क्या सुधार किया है, जैसे कि व्यवसाय शुरू करने में कितना वहाँ समय लगेगा, अगर आपको वहाँ पर कोई काम कंस्ट्रक्शन करना है, उसको परमिट प्राप्त करने में आपको कितना महंगाई लगेगी, या फिर आपको कोई कॉन्टैक्ट किया तो उसको लागू करने के लिए प्रक्रियाएं कितनी आसान है, कितनी डिफिकल्ट है, उन सब के बारे में पता चल जाता था। तो इस रिपोर्ट से आप पता लगा सकते थे। तो रैंकिंग में अगर विश्वास की बात की जाए, तो ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह के विवाद आए हैं। इससे पहले भी ये बात खुलकर सामने आ चुकी है कि रैंकिंग में कई गैप शामिल हैं, कई अनियमितताएं हैं। क्योंकि अगर इसकी विश्वसनीयता पर बात की जाए, तो अगर हम उदाहरण अपने देश का ही ले लें, तो भारत में जिसने पिछले कुछ वर्षों में भारी उछाल दर्ज किया है इस रैंकिंग में, तो रैंकिंग बनाने के लिए डेटा को केवल क्या हुआ है, जो डेटा लिया गया है पूरा देश के अंदर से, वो केवल 2 शहरों के लिए लिए गए थे, मुंबई और दिल्ली के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि मुंबई और दिल्ली का केवल डाटा लेके आप पूरे देश की स्थिति के बारे में नहीं जान सकते हैं। हो सकता है कंडीशन इससे भी अच्छी हो सकता है इससे बुरी हो। तो इस तरह के छोटे से नमूने के आधार पर किसी भी रैंकिंग ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया था, लगातार अनदेखी की जा रही थी कि इन 2 महानगरों से दूर जाने के बाद व्यापार करने की आसान कितनी उल्लेखनीय रूप से भिन्न है, या आसान या हो सकता है वहाँ कठिनाई है। तो आप सोच सकते हैं कि इसको ऊपर पहले से इनके ऊपर ये लांछन लग चुके हैं। बात करते हैं जीएस पेपर 3 से लिंक टॉपिक्स के बारे में, और बात होगी केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं के G7 दिशा निर्देश के बारे में। अगर आपसे क्वेश्चन टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूकता के बारे में आता है, या आता है आजकल डिजिटल करेंसी बहुत मांग चल रही है और बहुत उसका मुद्दा जोरों शोरों पे है, तो इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर बनता है। कई बार आ भी चुका है कि बिटकॉइन क्या है, इस टाइप के। तो देखते हैं कि जो G7 के जो फाइनेंशियल मंत्री हैं, उन्होंने क्या क्या निर्देश दिए हैं, क्या डायरेक्शन दिए हैं। तो केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई किसी भी डिजिटल मुद्रा को मौद्रिक या वित्तीय स्थिरता पर अपने जनादेश का पूरा करने के लिए बैंकों की क्षमता का समर्थन करना और उसे कोई नुकसान नहीं करना, ऐसे मानदंडों को पूरा करना चाहिए, जिससे क्या हो कि आप क्या करें, डिजिटल मुद्रा भी अपनाएं। जिससे क्या हो, ना केवल बैंक की क्षमता में आपको क्या हो सुधार हो सके, बल्कि बैंकों कोई भी उसमें इसको अपनाने से कोई भी उसको नुकसान ना हो। इसके अलावा जो इसकी जो करेंसी यानी मुद्राएं हैं, उन्हें इस तरह से जारी किया जाना चाहिए, जो केंद्रीय बैंक के जो भी जनादेश हैं, उनके जो ऑर्डर हैं, उनके जो गाइडलाइंस हैं, उनका उल्लंघन ना करें। साथ ही साथ जितने यूजर हैं, उनके डेटा की सुरक्षा भी की जाए, उनकी गोपनीयता भी बनाई जाए, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, और कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी अर्थात जवाबदेही भी कठोर मानकों के साथ पूरी हो सके। किसी भी केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा अर्थात सेंट्रली बैंक डिजिटल करेंसी की पारदर्शिता, कानून के शासन और सुदृढ़ आर्थिक शासन के लिए लंबे समय से चली आ रही सार्वजनिक जितने भी कमिटमेंट हैं, उनके आधार पर इनको होना चाहिए कि जितना पहले से इतिहास लेके चले आ रहे हैं बैंक, उसी आधार पे आज भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें डिजिटल करेंसी अपनाने से कोई भी चीज़ें इधर-उधर घटित हों। तो सेंट्रल बैंक या डिजिटल करेंसी या राष्ट्रीय डिजिटल मुद्रा के बारे में बात करें, ये है क्या? तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या राष्ट्रीय डिजिटल करेंसी किसी देश की जो फिएट करेंसी का डिजिटल रूपांतरण, फिएट मतलब जिस पे सरकार को भरोसा होता है, लोगों को भरोसा होता है, जैसे हमारे पास क्या है, हमारे सिक्के हैं, नोट हैं, उसी तरीके से क्या हो, आपको वर्चुअली रूप से कुछ करेंसी मिल जाए कि आपके कॉइन आपके अकाउंट में आए, कॉइन आपके अकाउंट में जाए, लेकिन आपके हाथ में ना आए, लेकिन फिर भी आप उसे क्या करें, स्वीकार करें। इससे होगा क्या, जो इस टाइम बैंक मुद्रा या जो नोट या करेंसी या सिक्के जो ढालती है और आपको उपलब्ध कराती है, उसके बजाय केंद्रीय बैंक क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक टोकन जारी कर लेती हैं। यह सांकेतिक मूल्य सरकार के पूर्ण विश्वास और श्रेय द्वारा समर्थित होता है। तो इस तरह का आप देखिए, यूरो है, डॉलर है, और ये पाउंड है, अपना इंडियन रुपीज है, ये सारी डिजिटल मुद्रा हैं। अगर भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग कैसे किया जा सकता है, तो किसी भी देश में सामाजिक लाभ और अनलक्षित भुगतानों के लिए उपयोग किए जाने वाले उद्देश्यों के लिए उपयुक्त धन है। ये मतलब अगर आपको डायरेक्ट मनी ट्रांसफर करना है, तो आप क्या करिए, करेंसी भेज देती, तो किसके क्या होगा, आपकी छपाई की लागत भी खत्म हो जाएगी और लोग उसे स्वीकार करेंगे, तो आप एक फोन से दूसरे फोन ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे मामलों के लिए केंद्रीय बैंक पूर्व क्रमादेशित सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के इच्छित लाभार्थियों को भुगतान कर सकता है, जिसे केवल विशिष्ट उद्देश्य के लिए स्वीकार किया जा सकता है। क्या बोले केवल इसको हम इसमें ही स्वीकार करेंगे, तो वहां भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको अपने देश के बाहर रुपया भेजना है, वहां से रुपया मंगाना है, तो सीमा पार प्रेषण भुगतान के लिए इसमें बहुत ही तेजी से इसको उपयोग किया जा सकता है। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कन्वर्ट करने के लिए, वहां से रुपए भेजो, फिर वो डॉलर में कन्वर्ट होकर हमारे पास आए, फिर डॉलर में कन्वर्ट होकर फिर रुपया यहाँ पे बने, तो वो भी नहीं होगा। साथ ही साथ भारत सहित दुनिया की जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनके बीच भी क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ेगा, क्योंकि वो डिजिटल करेंसी का जो आप इधर से उधर जो हस्तांतरण करेंगे, ट्रांसफर करेंगे और उसको कन्वर्जन करेंगे, उसकी आवश्यकता बुनियादी ढांचे व्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी। आपको ज़्यादा कुछ काम करना नहीं पड़ेंगे।
साथ ही साथ इसमें लेन-देन के संबंधित जो भुगतान साधन आसानी से उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इसमें क्या होगा, सार्वभौमिक पहुँच आसानी से मिलेगी, जिससे क्या होगा, ऑफ़लाइन भुगतान कार्य क्षमता भी इसमें शामिल हो जाएगी। ऐसा नहीं ऑनलाइन पे होगा, फिर ऑफ़लाइन भी चीज़ें आप कर सकते हो, मैसेज टाइप का। साथ ही साथ इसमें भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को तत्काल ऋण देना भी अब संभव होगा कि आपको कहीं न कहीं में से नहीं प्रबंधन करना पड़ेगा कि क्या है स्थिति, इससे सब आसानी मिलेगी। इन्हीं को देखते हुए इसके उपयोग करने की बात की जा रही है। अगर भारत में देखें, इनकी चुनौतियाँ क्या, राष्ट्र अकेले भारत में नहीं, विश्व स्तर पर चुनौतियाँ क्या-क्या हैं? एक तो संभावित साइबर खतरा, यहाँ पे उसकी सुरक्षा मतलब कि अभाव है, मतलब कि अभी हम लोग इतने क्या होता है, लगातार साइबर अटैक होते रहते हैं, कहीं न कहीं दिक्कतें होती हैं, तो वो क्या होता है, उस पे यहाँ पे दिक्कत आती है। इसके अलावा जनसंख्या की डिजिटल साक्षरता का अभाव है, अभी हमारे देश में लोग अभी नॉर्मल शिक्षा नहीं ले पाए हैं, तो डिजिटल साक्ष अभी हम डिजिटली रूप से काफ़ी डिवाइडेड, मतलब लोग बँटे हुए हैं, तो वहाँ पे भी दिक्कत आ रही है। साथ ही साथ शुरुआत में इनको रेगुलेशन करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उनकी खरीद-फरोख्त पर भी नज़र रखने की आवश्यकता होगी, उसमें भी चुनौतियाँ आएँगी। इसमें कहीं न कहीं व्यक्तिगत कर लगाने जो चुनौतियाँ होंगी, आप कैसे टैक्स लगाएँगे, इसका खाका कैसे तैयार होगा, इसमें दिक्कत आएँगी। साथ ही साथ इसमें गोपनीयता का सबसे बड़ा खतरा बने रहेगा, क्योंकि डिजिटल मुद्रा को किसी व्यक्ति की कुछ बुनियादी जानकारी एकत्रित करनी चाहिए, ताकि व्यक्ति ये साबित कर सके कि वह डिजिटल मुद्रा का धारक है। और जब वह ऐसी बुनियादी जानकारियाँ इकट्ठी करेगा, तो हो सकता है उनकी जो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो कहीं लीक ना हो जाए। इसी को लेकर ऐसी गर्ग समिति की सिफारिशें आई थी वर्ष 2019 में, तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि डिजिटल करेंसी को लेकर कौन-सी समिति गठित की गई है, वो कौन-सी है? ऐसी गर्ग समिति की गई थी। इन्होंने लगातार डिजिटली मुद्रा का विरोध किया था, लेकिन इन्होंने एक बात बोली थी कि केंद्रीय बैंक को डिजिटल मुद्रा अपनाने के लिए अपने कान, आँख, नाक खुले रखने चाहिए। तो ये चीज़ उन्होंने बोला था कि आप डिजिटल मुद्रा को अपना सकते हैं। बात करेंगे तियानमेन स्क्वायर नरसंहार के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कहाँ की घटना है। अगर आप एशिया में जाएँगे, तो चाइना के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में एक देश, मतलब देश क्या है, वो तो बोलता है हम देश हैं, चाइना बोलता है हमारा इस पे अधिकार है। नहीं, वन नेशन टू पॉलिसी वाला सिस्टम है, हांगकांग है। तो ऐसा ताइवान में भी है, तो यहाँ हांगकांग की बात की जा रही है। तो हांगकांग विश्वविद्यालय ने तियानमेन स्क्वायर नरसंहार पे जो प्रतिमा है, जिसे वो शर्म की प्रतिमा के रूप में मानता है, तो उसको हटाने का निर्देश दिया है। आप देख सकते हैं, ये चौराहा है, यहाँ पे प्रतिमाएँ लगी, यहाँ पे कितनी भीड़ इकट्ठी हुई थी, बीबीसी की कवरेज है। तो बात क्या है, इस शर्म की मूर्ति का स्तंभ 4 जून 1989 यानी कि 1989 को तियानमेन स्क्वायर नरसंहार की याद में बनाया गया है, जिसे चीन अधिकारियों द्वारा 4 जून की घटना के रूप में जाना जाता है। इस प्रतिमा के क्या है, 50 शवों को दिखाया गया है, जिसमें पीड़ा से भरे चेहरों के साथ एक साथ निहत्थे छात्र प्रदर्शनकारियों की याद में जो चीनी सैनिकों द्वारा उन पर गोलियां चलाने के दौरान मारे गए थे, उसको बनाया गया था। तियानवे नरसंहार का पिक्चर देखें तो हुआ क्या था, यहाँ पे लोकतंत्र सपोर्ट करने के लिए जो यहाँ के स्टूडेंट इकट्ठे हुए थे, उनके ऊपर क्या किया गया था, रोलर चला दिए गए थे, सीधी गोलीबारी कर दी गई थी। आप देख सकते हैं, तो काफ़ी वहाँ पे नरसंहार हुआ था, बच्चे मारे गए थे, युवा मारे गए थे। उनकी याद में ये क्या कर रहा है कि वो यहाँ पे आपको हांगकांग मनाता है, उसको हटाने की बात की गई है। तो 4 जून, क्योंकि वो एक बुरी यादें हैं, तो 4 जून 1989 को चीनी सैनिकों ने बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर के आसपास लोकतांत्रिक समर्थक प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की थी। तो अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़ा मौत का जारी नहीं किया गया है, तो लेकिन ये उम्मीद की गई है कि मारे तो हज़ारों लोग गए थे, लेकिन अगर हज़ारों लोग अगर आप नहीं मानते हो, तो सैकड़ों तो मारे ही गए हैं। तो नरसंहार ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन यह विशेष रूप से हांगकांग के प्रतिध्वनित हुआ है, जो उस समय अंग्रेजी से चीनी नियंत्रण को सौंपे जाने के 8 साल दूर था। तो चाइना उस टाइम अंग्रेजों से शासन था, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, तो वहां पर इनका ये बुरी याद के रूप में है। तो ध्यान रखिएगा, तियानमेन स्क्वायर क्या, नरसंहार कहाँ किससे संबंध है, हांगकांग और चाइना से संबंधित है। बात करेंगे बीएसएफ के बारे में, अर्थात सीमा सुरक्षा बल के बारे में, जिसके क्षेत्राधिकार को बढ़ा दिया गया है और जिससे कई राज्यों ने इसको विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, मतलब विरोध, उन्होंने क्या बोला, इनका विरोध जारी किया है, बोले कि सही नहीं हुआ है। तो देखते हैं आखिर है क्या, इसमें क्या हुआ है। तो आपको बताना चाहिए, बीएसएफ है वो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसने क्या किया है, पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के अंदर सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र को 50 किलोमीटर तक बढ़ा दिया। मतलब क्या होता है कि बीएसएफ का कार्य है सीमा की सुरक्षाओं को अब सुरक्षा करना। तो अब क्या हुआ, इन्होंने न केवल सीमा की सुरक्षा के साथ साथ 50 किलोमीटर अंदर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बीएसएफ को अधिकार बढ़ा दिए केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने। तो मंत्रालय ने गुजरात में बीएसएफ के ऑपरेशन के क्षेत्र सीमा को 80 किलोमीटर से घटाकर 50 किलोमीटर कर दिया। मतलब कि गुजरात में सीमा क्षेत्र घटा दिया है, जबकि पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में चीज बढ़ा दी है। इसके पीछे सरकार की लॉजिक है कि वर्ष 1968 के सीमा सुरक्षा बल अधिनियम के तहत जो शक्तियां प्राप्त हैं, उसका प्रयोग करके उसने ऐसा किया है कि उसको 1968 के तहत ये शक्तियां प्राप्त हैं कि वो राज्यों के अंदर कहाँ तक सीमा विस्तार कर सकता है बीएसएफ का। तो इसमें सीमा की अब बीएसएफ को शक्तियां क्या क्या मिल गई हैं, अब उसको किसी जो लोगों की गिरफ्तारी करना, उनकी तलाशी लेना, उनकी जब्ती करना इसमें शामिल हो गया है। जो पहले इन राज्यों में केवल 15 किलोमीटर थी, अब वो कहाँ तक हो गई है, 50 किलोमीटर तक हो गई है। ठीक है, और गुजरात में 80 से घटाकर कितनी कर दी, ज़्यादा, सभी में 50 किलोमीटर कर दी गई है। अगर आप बैकग्राउंड की बात करें,
तो अपनी 2014 में सरकार की अधिसूचना द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय राज्यों में शामिल पूरे क्षेत्रों और राज्य के 80 किलोमीटर तक की बेल्ट के भीतर शामिल किए गए क्षेत्रों के रूप में इसको रेखांकित कर दिया गया था। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में पहले किया गया था। इसके अलावा गुजरात के राजस्थान में 50 किलोमीटर और पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम केंद्रों में 15 किलोमीटर तक भारत की सीमाओं के साथ ऑलरेडी चल रहे थे। अब इनको बढ़ाकर इन्होंने सभी में कितना कर दिया, 50 किलोमीटर कर दिया। तो देखें बीएसएफ शक्तियां क्या हैं। तो बीएसएफ को इतने पास शक्तियां मिली, तलाशी करने का अधिकार, जब्ती का अधिकार, जांच करने का अधिकार। ये सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अर्थात आपराधिक प्रक्रिया संहिता, पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920, पासपोर्ट अधिनियम 1967 और एनडीपीएस अधिनियम, सशस्त्र अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम और कुछ अन्य कानूनों के संबंध में उनको शक्तियां प्राप्त हैं। अगर देश के अंदर हम अभी मोटा माटी बात करें तो अगर भारत के जो देखते हैं तो आप देखिए गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, यहाँ पर भारत की सीमा है करीब 3,323 किलोमीटर और इसकी निगरानी किसको सौंपी गई है, इसकी निगरानी सौंपी गई है भारत के बीएसएफ को यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को इसकी निगरानी सौंपी गई है। पीओ को इधर ऊपर वाला हिस्सा ये पूरा पीओके का हिस्से में आ रहा है। तो इस पर भारत को क्या करता है, तो यहाँ पे अक्साई चीन है या फिर जो आपका यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है इसके लिए, और यहाँ पे तिब्बत लगा हुआ क्षेत्र है उत्तराखंड में, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है, आईटीबीपी अर्थात इंडो तिब्बतियन जो बॉर्डर पुलिस है उसको यहाँ पे लगाया गया है। इसके साथ हम 3,488 किलोमीटर सीमा साझा कर रहे हैं चाइना के साथ, यानी पाकिस्तान ज्यादा किसमें करते हैं, चाइना के साथ करते हैं। बात करें अगर उत्तर प्रदेश से लगे हुए राज्य नेपाल की, तो नेपाल से हम 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे सशस्त्र सीमा बल को तैनात किया हुआ है। भूटान के साथ हम 699 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। इसकी सीमा को रक्षा करने के लिए भी हमने यहाँ पे सशस्त्र सीमा बल लगा रखा है, यहाँ पे सशस्त्र सीमा बल, इधर सशस्त्र सीमा बल, चाइना के साथ आईटीबीपी और पाकिस्तान के साथ बीएसएफ लगा रखा है। इसके अलावा सिक्किम, भूटान के साथ हमने चीज लगा रखी है। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें, असम की बात करें, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, भारत म्यांमार के बीच हम जो कि 1643 किलोमीटर सीमा साझा कर रहे हैं, यहाँ पे हमने असम राइफल्स को नियुक्ति कर रखी है। अगर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, त्रिपुरा बांग्लादेश की सीमा को जीरो टॉलरेंट किया हुआ है, यहाँ पर हमने बीएसएफ को लगाया हुआ है। तो भारत सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ, वो कितनी है, 4096। तो इसके लिए हम किसको लगाए हुए हैं, यहाँ पर भी बीएसएफ को लगाए हुए हैं इनको सुरक्षा के लिए सीमा की। तो इन्हीं की अब सीमा क्षेत्र को और बढ़ा दिया गया है। तो आप देख लीजिएगा, नंबर 1 पे हम सीमा साझा करते हैं किसके, बांग्लादेश के साथ, नंबर 2 की करते हैं चाइना के साथ और नंबर 3 करते हैं पाकिस्तान के साथ। ठीक, तो ध्यान रखना, हम नंबर 2 पे किसके करते हैं, चाइना के साथ। तो इसी के साथ आज के प्रमुख करंट अफेयर्स और उनका एनालिसिस कंप्लीट होता है। ये मैं चाइना वाली जो बात कर रहा हूँ ये केवल क्या है, इस क्षेत्र को लेकर है, बाकी गुजरात के साथ मिलेगा, शायद पाकिस्तानी फर्स्ट पे आ जाएगा, सेकंड पे आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आज जितने भी करंट अफेयर उनका एनालिसिस कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अगर आप इसका पीडीएफ फॉर्म चाहते हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में इसको अपना ईमेल अकाउंट लिखिए, आपको उसमें सेंड कर दिया जाएगा। फिर भी अगर उसमें कोई दिक्कत है तो आप लिखिए, उसकी भी समस्याओं को निराकरण किया जाएगा। नहीं, इसी तरह के और भी टॉपिक्स को और भी जानकारियों को जानने के लिए, उनके गहरे विश्लेषण के लिए आप जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल आकांक्षा रियार के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए नॉलेज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, आज आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि आज आपको शाम को इसमें मंथली करंट अफेयर्स को भी आपके इसमें वीडियो आने वाला है, तो उसको भी आप इसमें एक साथ इसमें लाभ ले सकते हैं।